हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरिहंत वर्चुअल लर्निंग। और ये है आज का हमारा कोर्स का फर्स्ट डे। जो भी क्रैश कोर्स है हमारा 30 डेज का, उसका आज का फर्स्ट डे। और आज का फर्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशंस। ओके, सो वेलकम यू ऑल, सभी का स्वागत है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ब्लड रिलेशन। इसमें से जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था उसका एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। फिर भी एक बार इसकी क्विक रिवीजन कर कर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ब्लड रिलेशन से आपके एनटीएससी के एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 4 या 5 क्वेश्चन मतलब 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के टॉपिक पर आपके आएंगे। 3 टाइप के बेसिकली ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम्स होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों टाइप को। ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी थोड़ा टाइम इसके लिए लग सकता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से 4 या 5 जो भी मार्क है वो आप कंफर्म स्कोर कर सकते हैं एक ही टॉपिक से। ये आज का लेक्चर भी आप पूरा देख लोगे ना, और अगर इसे रिपीट करोगे 1-2 बार और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो भी आपके 4-5 मार्क के फिक्स हो जाएंगे बिल्कुल। इसमें कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जो बिल्कुल सॉल्व करना पॉसिबल है, जो कि सीरीज में अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता है, 1-2 मिनट में वो सॉल्व ही नहीं हो सकते, तो वो वहां पर स्किप करना पड़ता है। लेकिन ब्लड रिलेशन में ऐसा कभी नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 100% सॉल्व होते हैं। और थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो भी टाइम पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट के अंदर ही ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। 4 या 5 मार्क अगर आप स्कोर कर ले तो 100 आउट ऑफ तो 4-5% भी कुछ कम नहीं होते। ओके, एक लेक्चर से वो भी। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम में बेसिकली पूछा जाता है आपको ब्लड रिलेशन रिलेटेड पजल्स। ओके, तो वो पजल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशंस की थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि किसे क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाकर रखी है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी एक बार ये बताया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट है आपका मदर्स और फादर सन। ओके, आपके मदर का और फादर का सन, तो आप कौन, वो कौन है जगह, आप खुद ही हो जाओगे। ओके, या तो आप खुद हो जाओगे या तो आपका ब्रदर हो जाएगा। ओके, लेकिन ओनली सन बोला तो फिर आप खुद हो जाओगे। ओके, देन मदर्स और फादर्स डॉटर, ये कौन होगी, आपकी सिस्टर होगी। ओके, मदर्स और फादर्स डॉटर। ओके, आपकी मम्मी की या पापा की डॉटर, वो आपकी हो जाएगी सिस्टर। देन मदर और फादर्स ब्रदर। ओके, तो पापा का भाई या मम्मी का भाई, ये आपके हो जाएंगे अंकल। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर मम्मी का भाई है, ओके, मदर्स ब्रदर है, तो उसे मैटरनल अंकल कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं एम अंकल लिख देता हूँ। और अगर फादर का ब्रदर है, ओके, फादर्स ब्रदर है, तो ये आपका पैटर्नल अंकल होगा। ठीक है, देन मदर्स और फादर सिस्टर, तो यहाँ पर आंटी कहा जाएगा। ओके, जो कि आपकी मौसी होती है या फिर बुआ, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे आंटी बोलेंगे। देन मदर्स और फादर्स फादर। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे ग्रैंड फादर। यहाँ पर भी वापस से मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड फादर हो जाएंगे। मम्मी के जो फादर होंगे इज योर मैटरनल ग्रैंड फादर, और जो पापा के फादर होंगे इज योर पैटर्नल ग्रैंड फादर। ओके, मदर्स और फादर्स मदर। ओके, आपकी मम्मी की मम्मी या पापा की मम्मी, तो वो भी आपकी हो जाएगी ग्रैंड मदर। लेकिन फिर से मम्मी की अगर मदर है तो मैटरनल, और पापा की है तो पैटर्नल ग्रैंड मदर। ओके, मदर्स ये हो गया। सन्स वाइफ। ओके, सन्स वाइफ मतलब बेटी की वाइफ, ये आपकी हो जाएगी डॉटर इन लॉ। ओके, बहू जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो ये हो जाएगी आपकी डॉटर इन लॉ। देन डॉटर्स हस्बैंड। ओके, डॉटर हस्बैंड होता है सन इन लॉ। ओके, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर। ओके, ये हो जाएगी आपकी सिस्टर इन लॉ। ओके, देन हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, वाइफ ब्रदर। ओके, हस्बैंड का भाई या तो वाइफ का भाई, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ओके, देन होता आएगा आपका ब्रदर और सिस्टर सन, तो ये हो जाएगी आपकी नेफ्यू। ओके,
एंड ब्रदर और सिस्टर डॉटर ये हो जाएगी नीस। ओके, देन अंकल और आंट सन और डॉटर ये आपके कजन हो जाएंगे। ठीक है, आपके अंकल के या आंट के या मामा के जो भी बेटे या बेटी है वो आपके हो जाएंगे कजन्स। देन सिस्टर हस्बैंड ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ओके, सिस्टर्स हस्बैंड इज योर ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर्स वाइफ इज योर सिस्टर इन लॉ। ओके, तो इतने रिलेशन आपको एक बार रिवाइज करने, बार बार इसको देखना है तो याद हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर नोट भी आपको कर लेना है कि जो मदर के साइड की रिलेशन होती है उसको मैटरनल कहा जाता है और जो फादर के साइड की रिलेशन होती है उसको पैटर्नल कहा जाता है। ओके, बस इतने रिलेशन आपको सबसे पहले ध्यान रखने पड़ेंगे और उसके बाद ये रिलेशन समझने के बाद एक आपको बस फैमिली ट्री अगर समझ गया ना कि फैमिली ट्री को कैसे बनाना है, तो फैमिली ट्री बनाना समझ गया तो बस ये चैप्टर, पूरा चैप्टर ये फैमिली ट्री के ऊपर ही है। ओके, फैमिली ट्री अगर एक बार फैमिली ट्री या फिर फैमिली डायग्राम बनाना आपको समझ गया ना, तो बाकी इस चैप्टर में कुछ ऐसा खास है ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे हमारे। ओके, ओके, तो ब्लड रिलेशन में जो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम होते हैं ना वो जंबल डिस्क्रिप्शंस पे ही पूछे जाते हैं। मतलब आपको थोड़े घुमा फिरा कर कुछ रिलेशन पूछ लेंगे, घुमा फिरा कर कुछ पजल देंगे और बाद में फिर दो पर्सन का रिलेशन पूछ लेंगे। तो मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही प्रॉब्लम एनटीएसए के एग्जाम में आते हैं जंबल डिस्क्रिप्शन के। इजी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, पढ़ते वक्त थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहे, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़े तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ओके, तो सॉल्व करेंगे आप एग्जाम्पल से ही और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे हम तो वैसे वैसे मैं आपको एक एक टॉपिक बता जाऊंगा। ओके, अ वुमन इंट्रोड्यूस द मैन एज अ सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा और अगर समझने की कोशिश भी करोगे ना तो टाइम लगेगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को ना आपको ये बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करना होता है। ओके, तो हाउ ये तो क्वेश्चन हो गया। ओके, ये क्वेश्चन है और ये आपकी पजल है। ठीक है, क्वेश्चन दो टाइप में ही डिवाइड होता है यहाँ पर। एक तो क्वेश्चन जहाँ पर आपको पूछा जाएगा क्या जो भी आपको बताना है और पहले पार्ट में पजल दी जाएगी। ओके, कभी कभी क्वेश्चन पहले दे देते हैं और पजल बाद में दे देते हैं। तो यहाँ पर पहले पजल दे दी है, अ वुमन इंट्रोड्यूस द मैन एज अ सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। ओके, तो क्या करना है, तो मदर तो आपको समझ में आ गया। ओके, ब्रदर ऑफ हर मदर। ओके, तो यहाँ से इसे करना है ब्रदर ऑफ मदर। तो ब्रदर ब्रदर ऑफ मदर कौन होता है, ब्रदर ऑफ मदर थोड़ा रिमाइंड कीजिए, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था ब्रदर ऑफ मदर, तो ये होते हैं आपके अंकल, है ना, हम मामा जी बोलते हैं इनको। तो ब्रदर ऑफ मदर ये हो गया अंकल। सन ऑफ अंकल। ओके, अब ये ऐसे ऐसे करते जाना है। सन ऑफ मदर और ब्रदर मतलब क्या, सन ऑफ अंकल। तो सन ऑफ अंकल मतलब क्या हो गया, कजन हो गया। ओके, अ वुमन इंट्रोड्यूस द मैन एज अ कजन। तो यहां तक तो आ गया। तो एक वुमन है, वो एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है कि ये मेरा कौन है, कजन है। ओके, हाउ मैन रिलेटेड टू द वुमन, अगर वुमन और मैन एक दूसरे के कजन ही होंगे, है ना, या तो कजन होंगे या तो हम ये इसको ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, अ वुमन इंट्रोड्यूस द मैन एज अ कजन। ओके, तो ये मामा का लड़का है ना, तो एक दूसरे की, ये इसके मामा का लड़का है तो ये कौन हो जाएंगे, कजन हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, हाउ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। ये मैन रिलेटेड टू वुमन कौन है, मैन इज द कजन ऑफ वुमन। बस इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जहां पर भी कजन का ऑप्शन होगा वहां पर आपको टिक कर देना है। ओके, तो ये होता है जंबल डिस्क्रिप्शन के प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अ मैन सेड टू द लेडी, ये यूर होना चाहिए, योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द दैट मैन। ओके, तो इज माई आंट, तो सिस्टर ऑफ माई आंट। ओके, सिस्टर ऑफ आंट। तो
मिनट, ओके, सिस्टर ऑफ आंट, ओके, देन हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, ओ सॉरी, इज माई आंट, ठीक है, माई आंट तो यार तो हम इसे स्टॉप कर देंगे, माई आंट को बाद में पढ़ेंगे। हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर कौन हो जाएगी? हस्बैंड सिस्टर थोड़ी देर पहले जो बताया था वो रिमाइंड करो, हस्बैंड सिस्टर कौन होती है? ये होती है आपकी सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर कौन होती है? सिस्टर इन लॉ। योर मदर इज सिस्टर इन लॉ, ओके, योर मदर इज सिस्टर इन लॉ। देन हाउ द लेडी रिलेटेड टू द मैन, अब थोड़ा आप केयरफुली इसको पढ़ना पड़ेगा। अ मैन सेड टू लेडी दैट योर सिस्टर इन लॉ इज माई आंट, ओके, समझ रहे हो? योर सिस्टर इन लॉ इज माई आंट। योर सिस्टर इन लॉ मतलब आपकी जो बुआ है वो मेरी आंट है, मतलब आपकी बुआ और मेरी बुआ एक ही है, ओके, यही यही बोल यही बात हो रही है यहाँ पर। योर, ओके, योर सिस्टर इन लॉ, a man said to the lady, your sister in law, your mother's husband's sister is my aunt, okay, so your sister in law is my aunt, मतलब ये दोनों कौन हो गए? हाउ रिलेटेड टू दैट माई मैन, ये हो गया आपके ब्रदर एंड सिस्टर, ओके, सो दोनों हो गए आपके ब्रदर एंड सिस्टर। देन नेक्स्ट वन इज पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, अ मैन सेड, I have no brother or sister, but that man's father is my father's son. Who's the photograph was it? Okay, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट आउट करके एक मैन बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ओके, बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन, ओके, माई फादर सन, माई फादर सन, माई फादर सन मतलब कौन हो जाएगा? वो खुद हो जाएगा, ओके, फादर सन खुद हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसने बोला है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ओके, अगर उसको ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है और फादर सन की बात हो रही है तो वो कौन हो जाएगा? वो खुद हो जाएगा। देन दैट मैन्स फादर, ओके, मैन्स फादर मतलब कौन सा? जो फोटो में दिख रहा है उसका फादर, ओके, तो जो फोटो में दिख रहा है उसका फादर मैं खुद हूं, यही बात कर रहा है, ठीक है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट मैन्स फादर इज माई फादर सन, मतलब जो भी फोटो में दिख रहा है उस फोटो में दिखने वाले जो भी पर्सन है उसका फादर मैं हूँ, ओके, तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो किसका फोटोग्राफ है ये उसके सन का फोटोग्राफ है ना, उसके सन के फोटोग्राफ को देखकर ही ये बोल रहा है कि ये जो पर्सन है फोटो में का इसका फादर मैं हूँ, ओके, तो ये किसका फोटोग्राफ होगा? इसके सन का फोटोग्राफ होगा, ठीक है। देन हाँ, सन का हो गया, डॉटर का हो गया, यहाँ पर एक कंफ्यूजन अगर हो सकता है ना, तो यहाँ पर सन दिया गया है, ओके, माय फादर सन, तो यहाँ पर सन का इसके फोटोग्राफ है। देन pointing to the Manju in the photograph, Rajesh said, "She is the daughter of my grandfather's only son." How Manju related to Rajesh? मंजू और राजेश का रिलेशन यहाँ पर पूछा गया है और पजल ये दी गई है कि माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब देखो, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओके, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन कौन हो जाएगा? बताओ कौन हो जाएगा? माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये हो जाएगा उसके फादर, ओके, ग्रैंडफादर्स सन, ओके, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर के ओनली सन कौन हो जाएंगे? आपके फादर हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? दो ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं, या तो फादर हो जाएंगे या तो अंकल हो जाएंगे, ओके, आपके जो मामा जी होते हैं वो भी आपके ग्रैंडफादर के ओनली सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर को डिफाइन नहीं किया है, ओके, तो फादर या तो आपके फादर होंगे या तो आपके अंकल होंगे, मतलब आपके मामा जी होंगे अगर पैटर्नल साइड में जाओ, मैटरनल साइड में जाओगे तो, ओके, सो शी इज द डॉटर ऑफ माय फादर, ओके, तो यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया है? शी इज द डॉटर ऑफ माय फादर, डॉटर ऑफ माय फादर का मतलब क्या होता है? सिस्टर, ओके, पॉइंटिंग टू द मंजू इन द फोटोग्राफ राजेश सेड, मतलब इसका मतलब क्या है कि मंजू और राजेश ये दोनों है आपके ब्रदर एंड सिस्टर, ओके, हाउ मंजू रिलेटेड टू राजेश, सो मंजू इज द सिस्टर ऑफ राजेश, मंजू इज द सिस्टर ऑफ राजेश, ओके, ये रिलेशन हो गया।
अगर ऑप्शन में मंजू इज द सिस्टर ऑफ राजेश या फिर सिस्टर इस तरह का रिलेशन दिया जाता है तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम दूसरा लॉजिक लगाए, ओके, यहाँ पर अगर हम अंकल मान ले, ग्रैंडफादर्स ओनली सन अगर हम अंकल मान ले, और डॉटर ऑफ अंकल मतलब वो कौन होगी, मामा की लड़की हो गई, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कजन वाला रिलेशन आएगा, ओके। तो जो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में जो आंसर टिक करना होता है ना, वो डिपेंड होता है आपके ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शंस में ब्रदर एंड सिस्टर वाला रिलेशन नहीं दिया गया, ओके, सिस्टर ऑप्शन में नहीं है और कजन ऑप्शन में है, तो आपको कजन को टिक करना पड़ेगा, ओके। सिस्टर एंड कजन दोनों ऑप्शन में है और ए एंड बी वाला ऑप्शन अगर वहां पर है, बोथ ए एंड बी, तो उसको टिक करना पड़ेगा, ओके। सिस्टर एंड कजन दोनों ऑप्शन में है और बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को फिर इनवैलिड कहा जाएगा, ओके, क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल होते, तो अगर ऑप्शन इस तरह से दिए गए तो इनवैलिड प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। तो हमने जो अभी आंसर निकाला है वहां पर है मंजू इज द सिस्टर ऑफ राजेश और मंजू इज द cousin of Rajesh. Okay. Then next is the introducing a man. Chatterjee said his wife is the only daughter of my wife. Okay, daughter of my wife and वहां पर क्या दिया है, ओनली, ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मतलब कौन आ जाएगा, उसकी भी डॉटर ही हो जाएगी, ओके। डॉटर ऑफ माई वाइफ मतलब क्या, डॉटर, हिज वाइफ इज माई डॉटर, इस तरह से बोल रहे हैं वो, ओके। हिज वाइफ इज माई डॉटर, ओके। अब थोड़ा सोचकर देखो, हिज वाइफ इज माई डॉटर, तो हाउ मैन रिलेटेड टू चटर्जी, ओके। वो जो मैन है, इस मैन की जो वाइफ है, ओके, ये वाइफ इसकी डॉटर है, चटर्जी की डॉटर है, ओके। तो चटर्जी और मैन में क्या रिलेशन हो जाएगा, इसके बेटी का हस्बैंड है, तो बेटी का हस्बैंड मतलब कौन हो जाएगा, ये सन इन लॉ हो जाएगा, ओके। तो ये आपका आंसर है। हाउ मैन रिलेटेड टू चटर्जी, ओके, सो मैन इज द सन इन लॉ ऑफ चटर्जी। अगर हाउ चटर्जी रिलेटेड टू मैन इस तरह से अगर पूछा गया तो फिर वो हो जाएगा फादर इन लॉ, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में जो आपके टाइप है वो है रिलेशन पजल, ओके। यहाँ पर आपको थोड़ा फैमिली ट्री वगैरह बनाने का काम पड़ सकता है, ओके। रिलेशन के अलग अलग जनरेशन के प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं, दो तीन जनरेशन में प्रॉब्लम पूछ लेते, ओके। तो रिलेशन पजल और इसके बाद में जो हम सॉल्व करेंगे ना टाइप, उसमें भी आपको फैमिली ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब फैमिली ट्री ड्रॉ कैसे करते हैं, तो देखो, ब्लड रिलेशन में ना कभी भी तीन जनरेशन के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ओके, तीन जनरेशन की, उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, तो इस तरह से उसको लिखना है। फर्स्ट जनरेशन सबसे ऊपर लिखना है, सेकंड जनरेशन बीच में लिखना है, थर्ड जनरेशन नीचे लिखना है, ओके। अगर जनरेशन चेंज हो गई तो जो आपका एरो है वो वर्टिकल होना चाहिए, ओके। और जनरेशन अगर चेंज नहीं हुई तो एरो जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जैसे कि अगर हस्बैंड है, ओके, और वाइफ है, तो हस्बैंड एंड वाइफ एक जनरेशन के होते हैं, ओके। हस्बैंड एंड वाइफ बिलोंग टू सेम जनरेशन, ओके। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रिलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना है, ओके। लेकिन अगर सन है, ओके, तो सन जो है वो फादर के नेक्स्ट जनरेशन का होता है, ओके। अगर फादर एंड सन का रिलेशन दिखाना है आपको, तो ये फादर है, ओके, यहाँ पर सन नहीं आएगा, तो फादर एंड सन का जो रिलेशन है वो वर्टिकल लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सन जो है वो फादर के नेक्स्ट जनरेशन में आता है, ओके। देन आपको अगर ब्रदर एंड सिस्टर दिखाने, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो ब्रदर एंड सिस्टर भी सेम जनरेशन में होते, तो यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना पड़ेगा, ब्रदर एंड सिस्टर सेम जनरेशन में होते, ओके। हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में होते, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर भी सेम जनरेशन में होंगे, कजन्स भी सेम जनरेशन में होंगे, अंकल एंड आंट सेम जनरेशन में होंगे, ओके। और उनके जो बेटे होते, ठीक है, सन होगा, डॉटर होगी, ये सारे आएंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन में, सन इन लॉ भी आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, ओके। तो इस तरह से आपको दिखाना होता है फैमिली ट्री में, ओके।
और एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी होती है कि जो आप जेंडर दिखाते हो फैमिली ट्री में, तो वहां पर प्लस साइन से दिखाना है आपको मेल जेंडर, और माइनस साइन से दिखाना है फीमेल जेंडर। ओके, तो अगर ब्रदर दिखा रहे हो तो आप ब्रदर के ऊपर प्लस दे सकते हो, सिस्टर के ऊपर माइनस दे सकते हो, तो यहाँ पर आपको जेंडर पता चल जाएगा। देन जो आप एरो दिखा रहे हो तो ब्रदर एंड सिस्टर में इस तरह से सिंगल लाइन दिखानी है, और अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ में इस साइड इस तरह से टू एरो वाली लाइन दिखानी है। ठीक है, टू साइड एरो वाली लाइन दिखानी है अगर हस्बैंड वाइफ है। ओके, और यहाँ पर फिर से प्लस और माइनस इस तरह से रिलेशन दिखा सकते हो आप। ओके, यहाँ पर और एक बात आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी कि कभी भी जो जेंडर है उसको अज्यूम नहीं करना है। ओके, जेंडर को अज्यूम नहीं करना है जब तक क्लियरली मेंशन नहीं होता। अगर हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, इस तरह से अगर मेंशन किया गया तो आप जेंडर को लिख सकते हो, अदरवाइज जेंडर को नहीं लिखना है। ओके, अगर ऐसे कहा गया कि ए इज द सन ऑफ बी, ओके, अगर ए इज द सन ऑफ बी इतना ही कहा गया है तो आपको बी का जेंडर पता नहीं है। ओके, सिर्फ ए का पता है, क्योंकि ए इज द सन ऑफ बी ऐसा अगर कहा गया तो बी कौन है आपको पता नहीं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, तो इस केस में क्या करना है, आपको जेंडर को कुछ भी नहीं लिखना है। जब तक आपको कुछ क्लू नहीं मिलता जेंडर के बारे में तब तक जेंडर को लिखना ही नहीं है। ओके, तो ये बात आपको कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बाकी हम सॉल्व करेंगे ये वाला प्रॉब्लम। एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर, हाउ बीज हस्बैंड रिलेटेड टू ए। ओके, तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है एक्चुअली। रिलेशन पजल में इतना सिंपल प्रॉब्लम तो पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम इसे करेंगे। ओके, क्या पूछा गया है, एज मदर ओके इज ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। एज मदर तो हम यहाँ पर ए को निकालेंगे। ठीक है, एज मदर, तो ए की जो अगर मदर हमें ड्रॉ करनी है फैमिली ट्री में तो कहाँ ड्रॉ करोगे, पैरेलल में ड्रॉ करोगे क्या, नहीं, क्योंकि मदर है तो कहाँ आएगी, उसके ऊपर आएगी। ठीक है, पहले वाले जनरेशन में आएगी। तो ये हो गई आपकी ए की मदर, तो एज मदर। ओके, एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर, तो बी कहाँ पे आएगा, ओके, तो बी यहाँ पर आ सकता है। ओके, और बीज फादर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये बीज फादर हो गया। देन यहाँ पर क्या गया है, एज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज फादर। ओके, ए की जो मदर है वो बी के फादर की ओनली डॉटर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहीं पर आएगा, और जो ए की मदर है वो ही बी है। ओके, जो ए की मदर है वो ही बी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इनडायरेक्टली ये दिया गया है कि ए बी इज द मदर ऑफ ए, तो मदर है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ओके, यहाँ पर हमें जेंडर पता है ही नहीं। देन क्या पूछा गया, हाउ इज द बीज हस्बैंड इज रिलेटेड टू ए, बीज हस्बैंड। ओके, तो ये बी फीमेल है तो इसका जो हस्बैंड आएगा वो आएगा जो भी होगा। ठीक है, बीज हस्बैंड हमें पता नहीं उसका नाम क्या देना है। हाउ बीज हस्बैंड इज रिलेटेड टू ए, तो बी का जो हस्बैंड है उसका और ए का क्या रिलेशन होगा, तो ये बी है, ये बी का हस्बैंड है और ये बी का बेटा है। अगर बी का बेटा है इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका भी बेटा है। ठीक है, हाउ बीज हस्बैंड इज रिलेटेड टू ए, सो बीज हस्बैंड इज द फादर। ओके, बीज हस्बैंड इज द फादर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ सी, डी इज सीज फादर, देन व्हाट इज ए ऑफ डी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, अदरवाइज इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं। ओके, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है तो क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। ए इज द ब्रदर मतलब ए ब्रदर है तो ए प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर पता चल गया। बी का जेंडर अभी तक पता नहीं चला है, फर्स्ट सेंटेंस है तो नहीं पता चला है। ओके, बी इज द सन ऑफ सी, हाँ अब पता चल गया, बी कौन है, सन है, किसका सन है, सी का सन है, तो सी यहाँ पर आएगा। बी इज द सन ऑफ सी, सी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। ओके, डी इज सीज फादर, तो सी का जो फादर है वो डी है, तो डी यहाँ पर आएगा। डी फादर है, इसका मतलब डी प्लस आ जाएगा। ओके, डी इज सीज फादर। देन व्हाट इज ए ऑफ डी, व्हाट इज ए ऑफ डी, ए ऑफ डी, ए और डी में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों कौन है, भाई भाई है। ओके, दे आर ब्रदर्स, और इसके जनरेशन के
नेक्स्ट जनरेशन, मतलब ये अगर फर्स्ट जनरेशन तो ये सेकंड और ये फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे ग्रैंडफादर। ओके, ए के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। लेकिन पूछा क्या गया, व्हाट इज द ए ऑफ डी, ए डी का कौन है, तो ए इज द ग्रैंड सन। ओके, ए इज द ग्रैंड सन ऑफ डी, so this is the answer. Okay, next one. Okay, next is the k is the brother of x. Okay, k is the brother of x, तो k ब्रदर है तो प्लस आ जाएगा, k is the brother of x. z is the son of x, z is the son of x, z का आएगा फिर नीचे आ जाएगा, z is the son of x. p is the daughter of k, p is the डॉटर ऑफ के, तो पी डॉटर है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। पी इज द डॉटर ऑफ के, पी इज द डॉटर ऑफ के, इज मैरिड टू एन। पी इज द डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन, मतलब क्या है, पी एन से मैरिड है तो एन प्लस हो जाएगा। हाँ, यहां पर आपको एक और बात नोट करनी पड़ेगी कि P इज द डॉटर ऑफ K इज मैरिड टू N। इसका मतलब ये नहीं कि K मैरिड टू N। ओके, इसका मतलब है P मैरिड टू N, क्योंकि यहाँ पर जब इज लिखा होता है ना, तो इज जब लिखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात होती है। ओके, P इज द डॉटर ऑफ K इज मैरिड टू ए। यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता P इज द डॉटर ऑफ K हु मैरिड टू N। ओके, अगर हु मैरिड टू N यहाँ पर लिखा होता तो इसका मतलब आता कि K मैरिड टू N। ओके, लेकिन यहाँ पर आया है इज मैरिड टू एन, इसका मतलब क्या है कि ये पी की बात हो रही है। ओके, तो पी मैरिड टू एन। जी एंड एक्स आर सिस्टर टू अनदर, जी एंड एक्स। ओके, तो ये एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर जी आएगा। जी एंड एक्स आर सिस्टर, मतलब दोनों सिस्टर्स है। ओके, टू वन अनदर, देन स्टेट हाउ इज द जी रिलेटेड टू जेड, तो जी एंड जेड ये दोनों किस तरह से रिलेशन में होंगे। ओके, मतलब कौन है, जी सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है, और ये जेड इज द सन ऑफ एक्स, मतलब ये इसका सन है, तो ये दोनों हो जाएंगे हाउ जी रिलेटेड टू जेड, तो जी इज द आंट। ओके, आंट मतलब कौन सी, मौसी है। ओके, क्योंकि ये दोनों कौन है, सिस्टर्स है और ये सिस्टर का बेटा है, तो ये कौन हो जाएगी, आंट। और हाउ इज जी रिलेटेड टू जेड, जी इज द आंट ऑफ जेड, बस यही आंसर है। ओके, सो जी इज द आंट ऑफ जेड। ओके, देन नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है, ये है आपकी कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशंस। ओके, रिलेशन के कोडेड रिलेशन, तो ये तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ थोड़ा टाइप अलग होता है, पजल करने का जो टाइप है वो अलग होता है। यहाँ पर ना आपको कुछ साइंस डिफाइन किए जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और फिर इस तरह से एक पजल पूछ लेंगे, और उसमें फिर आपको किसी भी दो पर्सन के बीच में रिलेशन पूछ लेंगे। ओके, पहले वाले में कैसा किया था, कोई साइन वगैरह नहीं थे, वहां पर डायरेक्टली वर्बली पूछा गया था। यहाँ पर थोड़े साइन वगैरह डिफाइन किए जाए, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री बनाने से ही ये प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, जो लास्ट में क्वेश्चन है, ओके, इस क्वेश्चन को ही आपको माइंड में रखना है, और बस जो सिंबल्स दिए गए इन सिंबल की मीनिंग यहाँ पर देखने हैं, बस इतना ही करना है। ओके, सो एम डेल्टा एन। ओके, तो डेल्टा का मीनिंग यहाँ पर देखना है, डेल्टा यहाँ पर है, तो ए डेल्टा बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। एन ये जो सिंबल है कॉल का, ठीक है, ओ, तो यहाँ का यहाँ मीनिंग क्या दिया गया, यहाँ पर ए, ये जो सिंबल है कॉल, बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। ओके, ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब क्या कि एन इज वाइफ ऑफ ओ, एन इज वाइफ ऑफ ओ, तो एन इज वाइफ ऑफ ओ।
वाइफ है तो माइनस आ जाएगा, हस्बैंड है तो प्लस आ जाएगा। ओके, और हैश का मीनिंग क्या है, ओ हैश पी, हैश मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन्स ओ इज द सन ऑफ पी, ओ इज द सन ऑफ पी। तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सन ऑफ पी। ओके, तो ये बन गया आपकी फैमिली ट्री। देन हाउ एन रिलेटेड टू पी, एन और पी में क्या रिलेशन है। ओके, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, सॉरी यहाँ पर हमें इस तरह से एरो दिखाना है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए आपके। ओके, ये हस्बैंड वाइफ है, और हाउ एन रिलेटेड टू पी, एक मिनट, हस्बैंड वाइफ है क्या, इन 1 सेकेंड, एम एन कॉल, कॉल का मतलब क्या है, वाइफ ऑफ बी। ओके, तो ये हस्बैंड वाइफ है। ओके, और ओके, हाँ ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ है और ये हस्बैंड का फादर है। ओके, ओ इज सन ऑफ पी। ओके, तो इज सन ऑफ पी, ओ इज द सन ऑफ पी। तो पी का यहाँ पर हमें जेंडर पता नहीं है, तो हाउ एन रिलेटेड टू पी, एन इज द डॉटर इन लॉ। ओके, डॉटर इन लॉ ना, बहू है ना इसकी, तो डॉटर इन लॉ। ओके, तो डॉटर इन लॉ इसलिए हमें इसकी जेंडर से कोई मतलब नहीं, अगर ये मेल भी है फीमेल भी है तो भी ये नहीं, डॉटर इन लॉ ऑफ पी यही आएगा। ओके, उल्टा अगर पूछा होता हाउ पी रिलेटेड टू एन, ओके, तो पी रिलेटेड टू एन में फिर ये या तो फादर इन लॉ हो सकता था या मदर इन लॉ हो सकता था। ओके, तो ये फिर आपको ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है, तो अगर हम डॉटर इन लॉ बोल रहे हैं पी की, तो यहाँ पर मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन लास्ट प्रॉब्लम आज के लिए, फिर से यही पजल है। ओके, उसी टाइप की पजल है। ए कॉलिंग का जो सिंबल है, ठीक है, कॉल का सिंबल बोल देंगे, ए कॉल बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये सारे सिंबल्स अलग अलग दिए होंगे, और आपको ना ये सिर्फ पजल देखना है, ये क्वेश्चन क्या है यही देखना है। जे हैश डी, हैश का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, दैट मीन जे इज द सन ऑफ डी, जे इज द सन ऑफ डी। तो अगर जे यहाँ पर आएगा, जे इज द सन ऑफ डी, तो सन है तो प्लस आएगा, और डी यहाँ पर आएगा। ओके, जे इज द सन ऑफ डी, डी के बारे में हमें पता नहीं, जेंडर के बारे में। डी स्टार जी, स्टार का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, दैट मीन जी इज द डॉटर ऑफ, सॉरी डी इज द डॉटर ऑफ जी, डी इज द डॉटर ऑफ जी, डी इज द डॉटर ऑफ जी, डॉटर है तो क्या है, माइनस है, और यहाँ पर डी इज द डॉटर ऑफ जी। ओके, देन हाउ जी रिलेटेड टू जे, जी और जी में क्या रिलेशन है। ओके, तो ये सन है, ये इसकी मदर है, और ये मदर की या तो फादर है या फिर मदर की मदर है, ठीक है, यहाँ पर फिर से जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया है। सो हाउ जी रिलेटेड टू जे, सो जी इज मे बी द ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऑफ जे। ओके, जी इज द ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऑफ जे। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेंडर हमें पता नहीं चला है, ठीक है। अगर उल्टा पूछा जाता, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ जे रिलेटेड टू जी, सो जे इज द ग्रैंड सन ऑफ जी, ये आंसर बन जाता, वहां पर फिर जेंडर का कोई रोल रहता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जी कौन है रिगार्डिंग टू जे ये पूछा गया है, तो या तो ग्रैंड फादर हो सकता है या तो ग्रैंड मदर हो सकती है। ओके, अब ये आपको डिसाइड करना है ऑप्शन से, ऑप्शन में अगर दोनों ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दोनों ऑप्शन में दिए है, और बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसका प्रॉपर आंसर आप नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों आंसर करेक्ट है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया होगा, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, दो में से एक ऑप्शन में आएगा। ओके, तो आज हमने लगभग 10 से भी ऊपर 11-13 क्वेश्चन शायद आज हमने डिस्कस कर लिए, अलग अलग टाइप के ब्लड रिलेशन के। इतने क्वेश्चंस भी आपने ठीक से पढ़ लिए, ठीक से कर लिए। ओके, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ब्लड रिलेशन में ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें जो भी रिलेशंस के नेम है। ओके, किसे क्या कहा था, जो मैंने आपको एकदम फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था। ओके, एक मिनट, ये फर्स्ट स्लाइड में आपके लिए ओपन करता हूँ। तो ये फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको रिलेशन बताए थे ना,
तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हो, या फिर इसकी रिकॉर्डिंग जब आपको आएगी तब स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो ये जो नेम्स है इसके, ये आपको पता होनी चाहिए किसे क्या कहा जाता है। ओके, देन आएगा आपका फैमिली ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री किस तरह से निकालते हैं उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। जनरेशंस क्या होते हैं और जेंडर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किस तरह से हम दिखाएंगे, ब्रदर्स सिस्टर के रिलेशन को किस तरह से दिखाएंगे, बस उतना एक बार फैमिली ट्री आपको पता चल गया, रिलेशन के एक बार नाम पता चल गए और थोड़ा लॉजिक अगर आपने लगा दिया, तो ये 4 या 5 जो भी मार्क पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, ठीक है, तो ये कंफर्म आउट ऑफ मार्क आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। ओके, और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है ये। एक लेक्चर आधे घंटे का, 1 घंटे का जितना भी लेक्चर होगा, ये एक लेक्चर। इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस। ओके, एंड थोड़ा आपका जो लॉजिक है वो भी आप लगा दोगे तो भी ये प्रॉब्लम, ये भी ब्लड रिलेशन का टॉपिक आप कवर कर लोगे। ओके, हार्डली 2 या 3 घंटे में पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। इसके बाद जो डाउट सेशन होगा, 1 घंटे तक जो डाउट सेशन चलेगा, उसमें बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम आएंगे, कोई प्रॉब्लम को रिपीट करना है तो वो हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसके बाद इस वीडियो, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी, और टीचमेंट ऐप जो आपका ऐप में भी रिकॉर्डिंग आप उसकी देख सकते हो। जो स्टडी नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो हम बाद में डाउट सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।